हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 23 जनवरी का एडिटोरियल डिस्कशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम हिंदू के 5 आर्टिकल्स आज कवर करेंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा चार्ट प्रेजेंटेशन है। पहला वाला जो ड्रैगन टाइटन्स इट्स ग्रिप के नाम से है, जिसमें से पिक्चर्स हैं और चार्ट प्रेजेंटेशन उसको हम देखेंगे। उसके बाद इंडिया यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक्सपोजर लेने के लिए और काफी कुछ चीजें सुधारने के लिए सजेशन है इस आर्टिकल में, उसको देखेंगे। उसके बाद कोविड-19 के एरा में, जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से असर की एक रिपोर्ट आई थी एजुकेशन को लेकर के, उसमें एक कुछ इंफोग्राफिक का प्रेजेंटेशन है, उसको देखेंगे। फिर जो अर्बनाइजेशन पॉलिसी जो हमारे जो शहर हैं उनके लिए जो अभी तक क्या सुधार हुए हैं, क्या ज़रूरी है, उसके सिलसिले में है, उसको देखेंगे। और चाइना ने कुछ चेंजेस किए अपने गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स को लेकर के कुछ चेंजेस किए थे, और हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें अभी हो रही हैं जिसमें हमें इन सुधारों की आवश्यकता हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। उसके बारे में एक अच्छा आर्टिकल, एक नया व्यू पॉइंट है, उसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले इन्फो ग्राफिक से और चार्ट प्रेजेंटेशन से। सबसे पहले ड्रैगन टाइटन्स इट्स ग्रिप के नाम से आप देखते हैं। सो इन 2022 इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, जो 2022 का इंपोर्ट था चाइना से, टच्ड अ रिकॉर्ड हाई व्हाइल एक्सपोर्ट्स टू चाइना फेल टू अ 5 ईयर लो। जो चाइना का एक्सपोर्ट था वो गिरा, और हमारा चाइना जो है वो चाइना से इंपोर्ट था वो काफी नंबर उसका ऊपर रहा। दिस इम्बैलेंस हैज फर्दर वाइडेंड द ट्रेड डेफिसिट, उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। ऑब्वियसली जो व्यापार घाटा है, जिसमें हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो डेफिसिट में चला जाता है, उसकी बात हो रही है। Now, electrical machinery and mechanical appliances were the most imported goods by China from India। तो ये दिखाने का तरीका है कि जो ड्रैगन का मतलब चाइना की जो पॉलिसीज हैं कैसे हमको इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन कौन चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में प्रेजेंटेशन है। हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्ट किस चीज में हुआ? इलेक्ट्रिकल मशीनरी से एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस हमने वहां से इम्पोर्ट किए बाय इंडिया फ्रॉम चाइना। और इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर सच गुड्स हैज रिमेन्ड हाई फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। ये तो हमें पता ही है कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कुछ ज्यादा है। और इंडिया इज नॉट ओनली एज डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना हैज ग्रोन अमंग इंडियन नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर ब्रिक्स नेशन में भी ऐसे इम्पोर्ट चाइना पर डिपेंडेंसी रही है। तो तो उसी के हवाले से कुछ चार्ट यहाँ पे हम देखेंगे। Now the first chart थोड़ा सा इसको इनहांस कर लेते हैं। The first chart is about rising import। पहला है rising imports में, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा 2022 में अगर आप कंपैरिजन करके देखें कि चाइना शेयर इन इंडियन इंपोर्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ये वैल्यू है हमारी बिलियन डॉलर्स में। तो चार्ट shows the trade value of imported from China, goods imported from China on the left axis। जो हमारे इस तरफ है वो इंपोर्ट की जो नंबर्स हैं, एंड चाइना शेयर इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स इज प्लॉटेड ऑन द राइट एक्सेस, और जो इंपोर्ट का नंबर्स है वो राइट एक्सेस पे हमारा है। ठीक है, यहाँ पर in value terms, imports from China soared to record 94.7 billion in 2022। अब ध्यान दीजिए कि कुछ क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी में ऐसे आते हैं जो ना चार्ट बेस्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उस केस में जरूरी है कि आप हमको चार्ट पढ़ना भी आना चाहिए। और जैसे कि कह रहे हैं कि इसका लेफ्ट एक्सेस और राइट एक्सेस में डेटा होता है, तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये पता ना हो कि कौन से एक्सेस पे क्या है। तो कह रहे हैं फ्रॉम चाइना ऑन द लेफ्ट एक्सेस, जो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना जो कह रही है वो लेफ्ट एक्सेस पे है यहाँ पर। और जो चाइना शेयर इन इंडिया टोटल इंपोर्ट इज प्लॉटेड ऑन द राइट एक्सेस, जो इंपोर्ट किया गया है वो यहाँ पर है। ठीक है। Now, in value terms, from import from China soared to $24.7 billion। अगर आप सीधे डेटा पे ध्यान, इस चार्ट पे ध्यान दिए बगैर अगर समझे, तो जो हमारा इंपोर्ट नंबर है वो बढ़ गया है, 94.7 बिलियन हो गया 2022 में। When considered as a share of total India's total import, it formed 14% in 22, though the share peaked in 2016। वो कह रहे हैं कि जो हमारा शेयर है टोटल इंपोर्ट का वो 14% था, और जो 16 दो द शेयर पीक इन 2016 में भी हुआ, लेकिन अभी जो फॉर्मेशन है वो 14% से चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 14.2% जो नंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं वो ये है। और साथ ही साथ जो ट्रेड वैल्यू है, ट्रेड वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें कि परसेंटेज इधर दिखा रहा है 14.2, और जिसकी ट्रेड वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रही है।
ऐसे यहाँ पर। तो ये 60 से 80 बिलियन डॉलर के बीच में यहाँ पे कहीं लाई कर रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि नंबर्स हमारे बड़े, तो इसको 94.7% जो बिलियन डॉलर में लेके नंबर्स ले रहे हैं। तो पढ़ने का तरीका क्या है कि यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं और यहाँ पे ट्रेड वैल्यू दी हुई है, और ये बार ऐसे करके ऊपर करते हुए दिखा रहा है। दो डेटा एक चार्ट में कवर किया गया है। ठीक है, तो पहला तो ये रहा समझने के पर्पज से। उसके बाद कुछ और फटाफट ऐसे देखते हैं कि हमारे जो मिनिस्कल एक्सपोर्ट है वो कितना है। इसमें आप देखिए कि द चार्ट शोज द ट्रेड वैल्यू गुड एक्सपोर्टेड टू चाइना, एक्सपोर्टेड टू चाइना ऑन द लेफ्ट एक्सिस। जो एक्सपोर्ट किया गया वो यहाँ पे है। चाइना शेयर ऑन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट राइट, और जो चाइना का शेयर है वो इतना है यहाँ पर इस तरफ दिया गया है। In the value terms, India's export to China are at 5-year low। जो एक्सपोर्ट है चाइना का वो 5 साल में सबसे कम है टिल नवंबर 22। ठीक है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना सबसे कम है 5 सालों में। इट शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट हैज डिक्रीज फ्रॉम अबाउट 7% टू 23.4%। तो अगर आप उसे भी समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ कि कभी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो दोनों एक्सेस पे आपको चेक करना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो ऐसे बढ़ रहा है कि यहाँ देखें यहाँ देखें। तो दोनों साइड में आपको देख करके अपने आंसर को टिक करना है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की स्टोरी है। साथ में यहाँ पे एक चार्ट है उसको देखते हैं फटाफट से कि पहला दिया है कि आइटम डिपेंडेंसी क्या है। अब आप देखिए कि थोड़ा सा उसको, हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे इस चार्ट में दिया है कि मोस्ट इंपोर्टेड गुड्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी चीजें की गई हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है प्री के पर्पज से कि सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी का। इससे हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में टेलीफोन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पार्ट्स फॉर रेडियो एंड टीवी, लिथियम आयन बैटरीज, और इन सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमने ये किया। फिर उसके बाद लैपटॉप, पाम टॉप, उसके बाद ऑर्गेनिक मेटल, एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन, मतलब जो केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल्स है उसमें, फिर फर्टिलाइजर, यूरिया और डाइंग एक्सट्रैक्ट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी और इक्विपमेंट का यहाँ पर नंबर्स है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए गए। उसके बाद जो ब्रिक्स देशों का नाम जैसे लिया गया तो उसके आधार पे अगर हम देखें तो ये चार्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ये है। तो ब्रिक्स देशों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो नंबर 11 और 21 के वेरिएशन में अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स 2011 और 21 में अक्रॉस सेलेक्ट नेशंस डिपेंडेंसी और इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इंक्रीज्ड among India's neighbors Pakistan and Sri Lanka and BRICS nation, namely Russia, Brazil and South Africa. It remained unchanged in the US and increased slightly in the UK. All figures are इन परसेंट। तो सबसे ज्यादा देखिए आपका जो नंबर्स यहाँ पे यूएस स्टेबल रहा, तो 18.4 से 18.5 नंबर्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के, फिर है रशिया, श्रीलंका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो ये जो टाइम जो ये जहाँ पर आप देखिए देशों की लिस्ट है, तो सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर रशिया है, श्रीलंका। तो इनकी डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट करने इम्पोर्ट करने में है, जो चाइना ने इनको एक्सपोर्ट किया और चाइना से जो उन्होंने इम्पोर्ट किया। और यूके का अगर आप देखें तो 9.2% से 13.2% के पास रहा, और हमारा जो यूएस है वो काफी स्टेबलाइज नंबर यहाँ पे रहे हैं। उसके साथ ही साथ इन्होंने एक बॉक्स और दिया है यहाँ पर जिसमें आइटम डिपेंडेंसी, द चार्ट शोज दैट इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइनाज फॉर सेलेक्ट इंपोर्टेड गुड्स में, इसमें बता रहे हैं चार्ट वाइज की। इसमें हम समझ ही चुके हैं कि लैपटॉप, पाम टॉप, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, इन पे नंबर्स देखिए आप, लैपटॉप पाम टॉप में गिरा है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में नंबर बढ़ गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेट सर्किट्स में भी नंबर हमारे बढ़े हैं। तो ये चार्ट प्रेजेंटेशन है। तो इस पे एक्चुअली क्या समझने वाली बात है कि हमको चार्ट पढ़ने आने चाहिए, और साथ ही साथ हमें प्री के पर्पज से फैक्ट भी इससे मिल रहा है। फिर कह रहे हैं कि चार्ट शोज 200 मोस्ट एक्सपोर्टेड गुड्स बाय इंडिया टू चाइना। सबसे ज्यादा जो 20 सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए गए हैं गुड्स, उसका ये चार्ट है। इसमें आप देखिए आयरन ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स सबसे ज्यादा है, पेट्रोलियम, ऑयल, सेमी फिनिश, फेरोक्रोमियम, सेमी फिनिश, और जो आयरन स्टील में है उसको इंपोर्ट किया गया है। मिनरल फ्यूल्स एंड मिनरल ऑयल्स भी करे गए हैं, और ओर, स्लैग और ऐश को भी लिया गया है वहां से। तो ये बड़ा एक बॉक्स है जहां पर हमें ओर, स्लैग और एशेस को इंपोर्ट किया है, फिर मिनरल फ्यूल्स एंड मिनरल ऑयल्स को किया है, फिर आयरन स्टील को किया, बाद में कुछ चीजें और भी यहाँ पर हैं। तो 20 ऐसी चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपोर्ट की गई हैं, और सबसे ज्यादा जो इस वाले चार्ट में जो हमने ऊपर देखा था
इसमें इंपोर्टेड गुड्स हैं 24 मोस्ट इंपोर्टेड गुड्स बाय इंडिया फ्रॉम चाइना इन द पास्ट 3 इयर्स कंबाइंड 22 और 21 में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट किया है। तो अब दो तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो करे जाते हैं और पिछले 3 सालों में जो चीजें इंपोर्ट करी गई हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन है जो काफी आपको पेपर में मिल जाएगी, आप जाके उनकी वेबसाइट पे भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। पर मेरी समझ से ये प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि जो लोग हम लोग सोचते हैं कि इसको स्किप कर दें, क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो बुक्स में मिल जाता है। नहीं, कभी कभी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से भी सवाल बनते हैं और देखने से ज्यादा समझ में आता है। तो ये एक नई चीज मुझे दिखी तो मैंने इसको डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारी एजुकेशन के लिए है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज को जो विश्व के बड़े बड़े देशों में चेंजेस होते हैं और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी चेंजेस लाने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चीजें क्या क्या है वो समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल कह रहा है कि जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसमें इंडिया को अपनी इकोनॉमी को, एकेडमिक कम्युनिटी को बड़े प्लेयर्स की तरह खोल देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। किस एस्पेक्ट में? जैसे कि इंडिया का जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत ही वास्ट है, हमेशा से रहा है। किसमें? साइंटिस्ट, एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी लीडर्स में, की लीडर्स और हाईटेक में। बट लिटिल इज नोन अबाउट द एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो वो कह रहे हैं अपने एकेडमिक एनवायरनमेंट को और इमर्ज करना चाहिए हमें। इंडिया का जो एकेडमिक सिस्टम है वो विश्व में दूसरा है, सबसे बड़ा दूसरा एकेडमिक सिस्टम है। और इसी के बेनिफिट को उठाते हुए एनईपी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए हमें रिफॉर्म करने चाहिए और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग्स उतनी अच्छी नहीं है, कुछ रैंकिंग्स अच्छी हैं पर ग्लोबल लेवल पे हमारी रैंकिंग सिर्फ आईटी ही की रैंकिंग सबसे अच्छी रही है। और इसके साथ साथ कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी नाउ इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अब्रॉड। और करना क्या चाहिए? जो अब्रॉड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ऐड करना चाहिए। G20 की जो लीडरशिप है वो एक अच्छी एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है इस चीज को स्ट्रेंथन करने की और अपने अपने और स्ट्रेंथन क्या करना है? रिसर्च को, प्रमोटिंग इनोवेशंस को और रिचर कोलैबोरेशन को। मतलब हम कोलैबोरेशन करें बाहर की यूनिवर्सिटी से, जैसे कि हम कर भी रहे हैं। आईटी खड़गपुर ने मलेशिया में अपना सेंटर खोलने की बात बोली है। तो इस तरह की चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा जो एकेडमिक इनोवेशन आगे जाएगा। फिर वो कह रहे हैं द वर्ल्ड सीज इंडिया एज एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एंड जियो पॉलिटिकल प्लेयर, जैसे कि देश को देखा जा रहा है, एंड मेनली एज एन एक्सपोर्टर ऑफ। और अभी तक का जो काम रहा है वो क्या है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट किया है, जिसमें साइंटिस्ट रहे हैं और आईटी के बड़े बड़े घाघी लोगों को हमने वहां भेजा है। बट अब क्या है कि हमें चाहिए कि हम दुनिया के जो देश की दुनिया के जो का इंटरेस्ट है वो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा है और आगे बढ़ना चाहिए। जैसा और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखा जा रहा है, ये एक पश्चिम के देश चाइना से डिसएंगेजमेंट को भी देख रहे हैं। मतलब पश्चिम के देश चाइना से हट करके अपनी एनर्जी को अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस वजह से भी ये एक्सपोजर बढ़ रहा है और ये इंडिया के लिए फायदेमंद है। नाउ अब कुछ चीजें वो बता रहे हैं जो हमको ऐड करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, जो हमारे GS1 के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है और कुछ पॉलिसीज में GS3 में भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो उसको देखते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, जैसे कि वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इसके जो हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है और अनएक्सप्लोर्ड है, उसको समझना जरूरी है। जिसमें से इट्स हायर एजुकेशन सेक्टर इज फ्रेगमेंटेड, जो हमारा हायर एजुकेशन है वो फ्रेगमेंटेड है, विखंडित है, इनफ्लेक्सिबल है और टाइट सब्जेक्ट बाउंड्रीज है और अनइवन क्वालिटी है, जिसको हमें करेक्शन करना है। सबसे कॉम्प्लेक्स चीज यही पर है। वो कह रहे हैं एनईपी फोकस इज ऑन द कंसोलिडेशन, और एनईपी जो है वो कंसोलिडेशन, समेकित एक्सपोजर के ऊपर ध्यान देता है ऑन कंसोलिडेशन with the goal of bringing flexibility and multidisciplinary education and improving quality, इसके ऊपर ध्यान देता है। बट हमें अपनी हायर एजुकेशन में चेंजेस करने की जरूरत है। अगर हम कंपैरिजन और क्वालिटी की बात करें तो आईटीज और एम्स की जो क्वालिटी, जो एक्सपेंशन है वो एक इम्प्रूविंग लेवल से आगे है, लेकिन फिर भी एडिक्वेटली, और उनको एडिक्वेट फंड भी मिलता है और अप्रोप्रिएट ऑटोनॉमी भी है। लेकिन ऐसे संस्थान कितने हैं उसकी भी जरूरत है, क्योंकि जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है विच हैज हेल्प्ड फ्यूल कंपटीशन अमंग इंस्टीट्यूट, अभी इंडिया ने एक सेटअप किया है इस फ्रेमवर्क को, जहां पे रैंकिंग की जाएगी और आपस में कंपटीशन के चलते इंप्रूवमेंट भी आएगा। नाउ इंडिया की जो ग्लोबल रैंकिंग है साइंटिफिक पब्लिकेशन में वो भी इंप्रूव हुई है, PhD अवॉर्डीज भी बड़े बड़े हैं यूएस और चाइना से कंपैरेटिवली। लेकिन फिर भी जो हमारा
जो ग्लोबल रैंकिंग में हमारे नंबर ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ नए चेंजेस लाने चाहिए। जिसमें से वो कह रहे हैं कि आईटी खड़गपुर ने भी मलेशिया में अपनी ब्रांच खोली है, तो ये एक अच्छा एक्सपोजर है। इस तरीके से अगर हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके चलेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। नाउ चाइना ओवर डेकेड्स हैज इन्वेस्टेड बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉर दिस, और हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी इस एकेडमिक सिस्टम में काफी कम है। नाउ कुछ चीजें बता रहे हैं जो डिस्टिंक्ट करती हैं हमारे एजुकेशन एनवायरनमेंट को, दैट देयर आर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज एकेडमिक एनवायरनमेंट दैट आर डिस्टिंक्टिव एंड वर्थ हाइलाइटिंग टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस। वो क्या है? दीज इंक्लूड द इमरजेंस ऑफ अबाउट अ डजन टॉप क्वालिटी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो फंड करने के लिए तैयार हैं, और इन जो फिलांथ्रोपिक है, और ये सारे इंडियंस अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाने के प्रयास में है। This elite sector is expanding and is focused on building an international brand for Indian higher education। और हमारे यहाँ की खास बात क्या है कि इंग्लिश को हम लोग यूज करते हैं इंटरेक्ट करने में, और हायर एजुकेशन में स्पेशली, जिससे क्या है कि विश्व के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे हमें उसको प्लेटफॉर्म करना और दूसरों से कनेक्ट करने में आसानी रहती है। तो हमारे यहाँ पैसा लगाने वाले लोग भी हैं, और इंग्लिश का जो माध्यम है लोगों से कनेक्ट करने का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हम अपनी एक अलग पोजीशन, मतलब हमारे पास लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जिससे कि हम दूसरे विश्व के देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, स्पेशली पश्चिम के देशों से अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, इट्स साइंटिफिक प्रोवेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी। जो हमारा साइंटिफिक जो लोगों का इक्विपमेंट कह लीजिए, या फिर जो पावर है, जो हमारी इंटेलिजेंसी है साइंटिफिक लेवल की, वो सॉफ्ट पावर की तरह इंडिया के लिए काम करती है, एक स्ट्रेटेजी है सॉफ्ट पावर की तरह। उसको हम इनका, और G20 की लीडरशिप के मार्फत हम इस चीज को और भुना सकते हैं। नाउ वन इन इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ऑफ लीडर्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन G20 कंट्रीज विद द एम ऑफ अक्वेंटिंग देम विद द। तो कुछ सजेशन वो दे रहे हैं कि पहला, कि G20 कंट्रीज से हम मिल करके उनकी उनकी अच्छी चीजों को एकेडमिक अपॉर्चुनिटी बना के हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उनसे मीट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जैसे फुल ब्राइट प्रोग्राम है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का, उन जैसे प्रोग्राम्स को चला करके दूसरी यूनिवर्सिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने अपने बच्चों को एक्सपोजर भी दे सकते हैं, और अपने बच्चों को और फैकल्टीज को भी हम ट्रेनिंग या फिर कोई नई नई स्किल सीखने के लिए अब्रॉड भेज सकते हैं, जैसे कि फुल ब्राइट प्रोग्राम में होता है। तो ये जेएनयू का एक फुल ब्राइट प्रोग्राम है जिसमें स्कॉलरशिप दी जाती है, और उसके मार्फत बच्चे बाहर जाते हैं, लर्निंग करते हैं, टीचर्स को भेजा जाता है। तो उसी तरीके का ये सजेशन दे रहे हैं, और कह रहे हैं ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी बनाने की जरूरत है, इंडिया को उसमें जुड़ने की जरूरत है, जिससे वो अपने साइंटिफिक प्लेटफॉर्म को और एनर्जी को और नॉलेज को दूसरे सेंटर्स तक लेकर के जाएं। तो नाउ सवाल वहीं पर आके रुकता है कि एक्चुअली हमारा सवाल कैसे बनेगा यूपीएससी में, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओपनिंग टू द वर्ल्ड मीन्स मेकिंग इंडिया मोर विजिबल। मतलब ओपनिंग टू द वर्ल्ड, विश्व के लिए ओपन या खुल के आने का मतलब है कि ज्यादा दिखाई पड़ना, मोर विजिबल on the global academic sense, and also learning about and implementing best practices from abroad। और विश्व के बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का और एकेडमिक सिस्टम का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम अपने देश में लेकर के आए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि न्यूज आई थी कि हम यूनिवर्सिटीज को, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे अपने सेंटर्स खोलने का, और अपने अपने हिसाब से फी लेने का। ये भी ड्राफ्ट प्रपोजल है। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटीज यहाँ आती हैं, तो उस केस में हमारे बच्चों के लिए भी फायदा है, हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ बहुत ही मिनिमम फी में हम वही कोर्स यहाँ घर बैठे कर सकते हैं, इसके लिए हम बाहर के देशों में जाते हैं। तो उसके सेंस से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एजुकेशन वाले पोर्शन में प्रिपेयर करिए, मेंस के पर्पज से। और प्री के लिए तो उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा आर्टिकल है ना। उसके बाद जो असर की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के चलते बता रहे हैं कि जो उन्होंने कुछ एरियाज में रिसर्च किया, मतलब बच्चों को कुछ टास्क दिए करने के लिए, और ये देखा कि वो कैसे ठीक तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ और इंडिया, पूरे इंडिया का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये रूरल डेटा कलेक्शन है असर का, जहाँ बच्चों के साथ 1 to 1 घर पे जा करके और सामने बैठ करके डेटा कलेक्ट किया जाता है, और इसमें हाउस होल्ड को भी काउंट किया जाता है। तो उसके हिसाब से डेटा है। तो उन्होंने 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को डेटा दिया, और ये देखा कि उनका मैथ्स कितना पावरफुल है। तो आप देखिए क्लास 5 का बच्चा यहाँ बैठा है, क्लास 8 का, तो आप देखिए
इन्होंने क्या किया कि हु कैरिड आउट ऑल 4 टास्क, जिसने सब चारों टास्क सबसे ज्यादा कर लिए, जल्दी से कर लिए, वो थे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे। उन्होंने लीड किया, जिन्होंने सारे टास्कों को कर लिया। मैथ्स के टास्क थे, सारे टास्क को कर लिया, तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आगे निकल गए। फिर इसमें ये कह रहे हैं कि शेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5 to 8 हु कैरिड आउट ऑल 4 टास्क सक्सेसफुली इन 2018, ये था 22 का और ये है 18 का। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स ही आगे थी और अभी भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स ही आगे हैं 18-22 के डेटा के हिसाब से, क्योंकि बीच में तो असर का कंडक्ट नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो ये 2 साल का डेटा कंपेयर कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने 2022-18 से कंपेयर किया कि हु कंप्लीटेड ऑल, जो परसेंटेज ऑफ क्लास 8, 8वीं क्लास के बच्चे जिन्होंने सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो कह रहे हैं ऑल द सेंटर एंड ईस्टर्न स्टेट्स अबव 0 मार्क। मतलब सेंट्रल, मतलब यहाँ अगर आप भारत के सेंट्रल भाग को देखें, वो वाले राज्य आगे निकल गए, और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है 0 से ऊपर उन्होंने बच्चों ने लीड किया। और साथ ही साथ जो परसेंटेज क्लास 8 स्टूडेंट था 2022 के हिसाब से, ऑल सदर्न सदर्न एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड वेस्टर्न स्टेट्स बिलो 0 मार्क। और जो पहले नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया था, अब वो क्या हो गया, जो पहले सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट था, वो अब जाकर के क्या हो गया, अब इस बार 22 के डेटा में सदर्न एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश को छोड़ के साउथ साउथ की स्टेट्स थी, और वेस्टर्न स्टेट्स ज्यादा 0 से ऊपर मार्क किया उन बच्चों ने, और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न स्टेट्स पीछे रह गए। मतलब 2018 का डेटा ये है और 22 का डेटा ये है। और इस चार्ट 4 में क्या दिखाई दे रहा है, द चेंज इन द शेयर्स ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड डिवीजन इन 2022 कंपेयर टू 2018। वो ये कह रहे हैं कि चेंज क्या हुआ कि बॉयज और गर्ल्स में स्टेट्स वाइज जब डेटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने क्लास 8वीं के बच्चों में कुछ परिवर्तन देखा। जहां आप देखेंगे कर्नाटका में गर्ल्स का नंबर बहुत कम है, उसके साथ गुजरात में गर्ल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, फिर केरला में आप बॉयज का नंबर, और इसमें गर्ल्स के नंबर आप देखिए कितने कम है, आप देखिए, और गुजरात में तो, कर्नाटका में तो बहुत कम है। तो इस तरह कुछ चेंजेस मैथ्स में देखे गए हैं। तो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग करें, साथ ही साथ प्री में भी इसको यूज कर सकते हैं, मेंस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट ये होता है। तो असर की जो रिपोर्ट है उसको आप जरूर गो थ्रू करिए। इसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल, पब्लिश बेस्ड ऑन अ सर्वे कंडक्टेड बिटवीन सितंबर नवंबर 22। जो असर की रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई थी, उसका ये डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, जिसको उन्होंने चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया है। Okay. Now, the adverse impact of pandemic on arithmetic ability was more pronounced among boys in southern and western India. इसमें उन्होंने बोला कि जो impact था pandemic का, arithmetic ability खराब कर दी उसने among boys in southern and western India। मतलब पश्चिमी जो पूरा पश्चिम, जो दक्षिण के जो देश हैं, स्टेट्स हैं उनको, और जो वेस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, ये कह रहा है आर्टिकल। अब समझते हैं कि रिमाइंडर ऑफ द फ्लॉज इन इंडिया अर्बनाइजेशन पॉलिसी। ये आर्टिकल कहता है, जिन्होंने लिखा है, ये तिकेंद्र सिंह पनवर, ये है फॉर्मर डेप्यूटी मेयर शिमला के, और ये अर्बन स्पेशलिस्ट भी हैं। इन्होंने इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि 1990 जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब से लेकर के अर्बन इलाकों या शहरीकरण को करने के लिए स्मार्ट सिटी बनाने वाले मिशन को लेने तक अभी तक कुछ बड़े परिवर्तन नहीं हो पाए हैं, और हमारे शहरों की स्थिति काफी खराब है, जो प्लेग की तरह इंडिया की पॉलिटिकल पैराडाइम में फैल रही है, जो अर्बन सेक्टर के लिए काफी खतरनाक है। क्योंकि हमारे पास 1990 से लेकर अभी तक 3 दशक गुजर चुके हैं, पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। सवाल क्या है, सो हैज द रिफॉर्म परफॉर्म रियली बीन एबल टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल। ये कहा गया था कि हम प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सरकार का ही है। तो उसके तो हमारे पास एक्चुअली आया क्या, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना क्या? आफ्टर 3 decades ऑफ रिफॉर्म, अर्बन फाइनेंस प्रीडोमिनेटली कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी भी सरकार ही देती है पैसा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 48%, जिसमें वो कह रहे हैं कि फंड जो मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, केपेक्स से, वो है 48%, 24% और 15%, जो सेंटर, स्टेट और सिटी के गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। पीपीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3% है, और कमर्शियल डेट 2%। मतलब जो हमारे पास बात हुई थी कि रिफॉर्म करे जाएंगे और हम प्राइवेट सेक्टर से पैसा लगाएंगे, जैसे कि होना चाहिए हमारे अर्बनाइजेशन में, क्योंकि आप देखिए शहरों पे बहुत ज्यादा बर्डन है, लोग गांव से निकल के शहर बसने आते हैं, काम करने आते हैं, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि वो एक्चुअली कहाँ है, सरकार की तरफ से ही सारा पैसा मिलता है, अगर वो मिले तो हमें और चीजें बनाने में सुविधा होगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ ईश्वर जज अहलुवालिया रिपोर्ट एक निकली थी, उसमें इन्होंने ये बात बोली।
उसमें बात को हाईलाइट किया गया था कि 2030 तक हमको 39.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये कह किस बात पे रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है ऑन फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। उन्होंने ये बताया है कि हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को की नीड क्या है, उसके हिसाब से ये आर्टिकल वर्ल्ड बैंक ने लिखा है। पर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो जितना हमें जरूरत है उतना पैसा नहीं मिल रहा। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट क्या किया था कि नियरली हमको पैसा चाहिए 70 लाख करोड़ रुपए का। और जो हमारी अमृत जो मिशन है हमारा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक्सेट्रा, वो 2 लाख करोड़ से ऊपर के तो मिशन ही नहीं है, वो प्लान ही नहीं है। तो अगर हम शहरीकरण कर भी रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी रहे हैं, तो पैसा कहाँ है? 70 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ में कितना फर्क होता है? बहुत ज्यादा। दैट टू आर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, वो भी 5 साल के लिए है। और ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि हमको मिलना चाहिए एज ए स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है, पर 70 लाख करोड़ का कंपैरिजन कर रहे हैं कि साल दर साल भी अगर इतना मिलना चाहिए, उसका हाफ भी मिले, अगर 70 को आप डिवाइड कर दीजिए तब भी 10 लाख करोड़ तो होना चाहिए, या 2 लाख करोड़ ही है सर, ठीक है। सो हाउ मच विल सच अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बी मैच, कैसे मीट होगा, और कैसे हमारे सिटी और शहर के जो शहर है जिनको चाहिए जो चीजें, वो कैसे मुहैया होंगी। द कोर आइडिया ऑफ द रिपोर्ट एंड द सोल्यूशन सजेस्टेड इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग द फिजिकल बेस एंड क्रेडिट वर्दीनेस। वो कह रहे हैं ये पैसा कैसे आएगा, तो करना क्या चाहिए हमें, मतलब क्या कर सकते हैं हम कि हम अपने जो हमारा फिजिकल बेस है, राजकोषीय और हमारा जो क्रेडिट वर्दीनेस है, उसको बढ़ाएं। कैसे? टैक्स लेकर के, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है हमारे जो सरकार के बजट का और सरकार के जो कोष का मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो शहरों से ही आता है। क्योंकि आप सबसे ज्यादा टैक्स तो हम ही भरते हैं ना, इनकम टैक्स पेयर तो आपको शहरों में ज्यादा मिलेंगे। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू बेस शहरों की तरफ से ही है, और उनके लिए आप अगर वही पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं, अगर उनसे लेकर के उनको वापस कर दिया जाए, शहरों में लगा दिया जाए, तो हमारे शहर ही आगे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो बर्डन उनके ऊपर आता है वो कम हो सकेगा। और फिर वो कह रहे हैं कि दिस रिपोर्ट already pointed out that 85% of government revenues from cities. This means that the urban cities are contributing large revenues even as the World Bank report emphasizes. ठीक है, तो अगर वो पैसा हमको मिल जाए, तो हमको वापस मिल जाए, तो क्या गलत है? बट द पॉइंट इज इवन बाय एनहांसिंग द टैक्स बेस विल बी सफिशिएंट टू मीट द राइजिंग डिमांड और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज। वो कह रहे हैं कि अगर हम टैक्स बढ़ाते हैं तो क्या हमारी चीजों को फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आंसर इज नो। क्योंकि कितना टैक्स आप बढ़ा लोगे? टैक्स बढ़ाने के बाद भी अगर हमको 70 लाख करोड़ चाहिए, तो क्या शहरों को उन्हीं की पॉलिसी से 70 लाख करोड़ मिल सकता है? जो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नाउ अल्टरनेटिव्स क्या है इसके लिए कि बेसिक प्रॉब्लम इज विद द रिपोर्ट। प्रॉब्लम, ये रिपोर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? आर मेड यूजिंग अ टॉप बॉटम अप्रोच। ये जो रिपोर्ट है वो टॉप बॉटम अप्रोच की बात करती है, मतलब ये ट्राइंगल है, ऊपर से नीचे आने की बात करती है। तो ऊपर से नीचे आने में ही तो प्रॉब्लम है। जो सरकार टॉप पे बैठी है, डिसबर्समेंट ऑफ जो फंड्स होते हैं वही तो एक्चुअली नीचे तक पहुंच नहीं पाते हैं। और उसके साथ ही साथ जो हमारा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात करता है, वो भी नहीं है। उनके पास जो रेवेन्यू आता है उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा खराब है। इवन देन शिवरामकृष्णन ने अपने इस 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आधार पे कुछ बातें कही थी, जिसमें ये कहा गया था कि 10% जो आपका जो अर्बन जो सिटी से जो आपको टैक्सेस वगैरह आते हैं, सिटी से पैसा आता है, इनकम टैक्स वगैरह आता है, अगर उसका 10% हमको वापस शहरों में लगा दिया जाए तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। पर वो ऐसा होता नहीं है, वो जाके राजकोष में इकट्ठा हो जाता है और पॉलिसीज में इन्वेस्ट हो जाता है। सो दूसरा इम्पैक्ट कह रहे हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिंक टू अर्बन गवर्नेंस, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गवर्नेंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो जिनको अथॉरिटी दी गई है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने की, वो इसके लिए लीज बॉर्डर है, उनका कोई रोल नहीं है प्ले करने के लिए। तो जो इंफ्रा बनाते हो उस पे गवर्नेंस और इंफ्रा बनाने के लिए पैसा, दोनों ही जरूरी है शहरों के लिए। रेगुलर इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन सिटीज, जिसमें हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन टाइम से होने चाहिए, और उन अथॉरिटीज को इनको पावर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल बीच में आ रहे थे, इसमें कहा, अभी भी आ रहे हैं, और ऐसा है कि जो पंचायती राज के अंदर 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके बाद भी जो म्यूनिसिपैलिटीज को पावर्स नहीं है, सारी पावर स्टेट के पास है या डीएम्स के पास है, तो वो एक्चुअली वो कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ना कर पाने की वजह से और कम रेवेन्यू की वजह से जो इम्पैक्ट है वो हम सारी आम जनता पे आता है।
ना वर्ल्ड बैंक की जो 69 पेज नंबर पे जो रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि एज एन एग्जांपल स्टेट लेवल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन वाटर एंड सीवेज फंक्शंस में बी डेवलप्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर, कि जो इसके साथ ही साथ जो पानी की व्यवस्था और सीवेज प्रणाली भी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि अपने आप में एक मुद्दा है। इसका बेस्ट एग्जांपल उन्होंने, ये जो राइटर है वो लिख रहे हैं कि शिमला में क्या होगी, शिमला के ही मेयर रहे हैं, तो शिमला में उन्होंने क्या किया था कि पानी और सीवेज की प्रणाली को ठीक करने के लिए उन्होंने एक कॉर्पोरेशन बनाया और उसको बिल्कुल बैंक से सॉफ्ट लोन लेकर के उसको ठीक टाइमलाइन कर दिया, ठीक कर दिया, पर साथ ही साथ उन्होंने शिमला जल प्रबंधन नियम को लिमिटेड बना दिया, जो अपने आप में एक चेंज हो गया, सिस्टम ही बदल दिया। मतलब उसका स्टार्टिंग ठीक था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको निगम लिमिटेड बना दिया, जो नाउ रन अंडर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मतलब म्युनिसिपैलिटी से अलग कर दिया, तो अगेन म्युनिसिपैलिटी की पावर कम हो गई। तो ऐसे चेंजेस शिमला में हुए, शिमला जैसे शहर में जो पहाड़ी इलाका है वहां पे चेंजेस किए, पानी और सीवेज की प्रणाली को ठीक किया, लेकिन सिस्टम को बदलने की वजह से उसका इम्पैक्ट कम होता है, जो नहीं होना चाहिए। Such mechanization shall not serve the purpose and will be perilous to the entire purpose of urbanization in India। वो कह रहे हैं जो ये मैकेनिज्म है कि पहले निगम आप कॉर्पोरेशन बनाइए, फिर उसको लिमिटेड करार दे दीजिए या प्राइवेट कर दीजिए, ये सही नहीं है, सिस्टम को पैरालिसिस करता है, इसको कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो इससे सिस्टम को खराब नहीं करना है, हमको म्युनिसिपैलिटीज को पावर देनी है, लेकिन साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा भी उनके पास होना चाहिए, ये आर्टिकल हाईलाइट करता है। अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन अर्बन फाइनेंसिंग फॉर इंडिया इज अनदर केस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच दैट इज ओवर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोसेंट्रिक सोल्यूशन एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज। ये जो रिपोर्ट है एक चीज और हाईलाइट करती है, जिसमें वो बहुत डिपेंडेंसी बताती है टेक्नोसेंट्रिक सोल्यूशन पे। समझने वाली बात है कि हम सारी चीजों को टेक्निकल या तकनीक के आधार पर नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, वो भी इस रिपोर्ट की एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है कि अभी फिलहाल के लिए हम यूपीएससी के लेवल से जो हम सवाल बना सकते हैं या बनना चाहिए, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जिन चीजों को हाईलाइट किया गया अर्बनाइजेशन को लेकर के, उसमें आपके तर्क क्या है, आपका एक्सपोजर क्या है, या आपकी जो पॉइंट्स क्या हैं जिसको जस्टिफाई करिए एग्जाम्पल के साथ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन अर्बन फाइनेंसिंग फॉर इंडिया इज अनदर केस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। वो क्या है, एंड दैट इज ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोसेंट्रिक सोल्यूशन एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज। इसको आप क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें कुछ पॉलिसीज का नाम है, जैसे कि स्मार्ट सिटी, अमृत और PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको आप ऐड करके आप इसमें प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको तैयार आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पुश बैक के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के अपना जो फ्रंट रखा है सरकार के सामने, वो काफी स्ट्रांग है, और जिसकी वजह से सरकार को अब ये देखना बंद कर देना चाहिए कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में उन लोगों को रखेंगे जो एक रिवॉर्ड की तरह हो और जो उनके लिए लॉयल हो, मतलब अपने लोगों को बीच में घुसड़ना बंद करें, और साथ ही साथ ये ऐसे लोगों को रखने की सोच ना रखें जो सरकार के प्रति लॉयल हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो कि अभी सौरभ कृपाल की अपॉइंटमेंट को लेकर के और दिल्ली हाई कोर्ट के जॉन सत्यान की अपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया कि कि उनके स्टेटस से कोई मतलब नहीं है कि वो गे हैं या बायसेक्सुअल हैं, सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन आधार पे उनको एज ए जज, उन्होंने उस बात को आगे प्रमोट किया कि उनको एज ए जज हम अपना नाम रखते हैं और सरकार को उसको फॉलो करना चाहिए, पर सरकार ने उसके पहले उनके नाम को हटा दिया था, और सरकार कहती है कि नहीं, उनका कोई जो है डेमोक्रेटिक फ्रंट होना चाहिए, फ्रंट का मतलब एक लेवल होना चाहिए जहां पे वो बात करें, क्योंकि जो मिस्टर जॉन सत्यान के लिए कहा गया था कि उन्होंने किसी सोशल वेबसाइट पर जाकर के अपना कोई ओपिनियन रखा था जो सरकार के खिलाफ है, तो जब भी उनका कोई तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड उनके स्टेटस को, उनके प्रोफेशनल स्टेटस को इफेक्ट नहीं कर सकता, और हर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो करते हुए अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। तो उस पॉइंट पे हाईलाइट करके आर्टिकल लिखा गया है। Now, communication between the collegium and the center offer a glimpse into a untenable nature of the government's objection to proposed appointees। तो जो कॉलेजियम और उनके बीच का जो द्वंद है वो अब और खुल करके आया उस आर्टिकल के बाद, एंड मेकिंग इट abundantly clear how badly the current regime wants to control judicial appointment। और क्योंकि उन्होंने मिस्टर कृपाल को और जॉन सत्यान को अपोज किया था, और उसके कारण थे कि वो उनका जो सेक्सुअल एक्सपोजर है और जो उनका स्टेटस है उसके आधार पर, और साथ ही साथ जो जॉन सत्यान है उन्होंने सोशल मीडिया पे जो बात लिखी थी उसके आधार पर उनको निगेट किया गया था,
रिजेक्ट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी इस स्टेटस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जज बनने लायक है या नहीं है। तो इस ओपिनियन को लेकर के ये दिखाई पड़ता है कि सरकार कितनी ज्यादा ईगर है अपोज करने के उन लोगों को जो उनके हिसाब के नहीं है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ये बात तो ठीक है कि सिस्टम में जो कहते हैं कि कॉलेजियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेकनेस नहीं है, वो वैलिड है। लेकिन जिस तरह का ये जो पंच लाइन इस पैराग्राफ की ये है कि जिस तरह का एफर्ट सरकार ले रही है, उसे लगता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा है, थ्रेट है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को सिस्टम में लाना चाह रही है जो सिर्फ उनके लिए ही लॉयल हो, उनका जुडिशरी के लिए लॉयल्टी कम हो, सरकार के लिए ज्यादा हो, ये आर्टिकल कहता है। तो इसका पंच लाइन से भी चार लाइनें हैं इस बीच की। The viewpoint that the collegial system of appointment is flawed at it is opaque to tends to reduce the zone of consideration is valid। वो कह रहा है ये वैध है, लेकिन जिस तरह का फिल्टर कैंडिडेट्स में लगाना चाह रही है सरकार और जो पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के वो ऐसा चाहते हैं कि उनके लोग अपॉइंट हों, आगे जाएं, वो एक थ्रेट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए। तो आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा और GS2 के लिए आपके एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को प्रिपेयर करेगा। ना नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है चाइना के एक स्टेप को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में स्विगी ने कुछ लोगों को ले ऑफ किया और उसके उसके आधार पर ये जो आर्टिकल राइटर है वो कहना चाह रही हैं कि इंडिया को भी और गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस, मतलब कोई सब स्पेसिफिक टाइम के लिए जो वर्कर्स होते हैं, स्पेशली ओला, उबर और गिग के जो वर्कर्स है, सॉरी स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि चाइना के एक्सपीरियंस के आधार पे हमको चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ बड़े चेंजेस किए इन गिग वर्कर्स को लेकर। फिलहाल 2021 में एक पिटीशन दायर की गई थी गिग वर्कर्स को लेकर के, जब पेंडेमिक का टाइम था, कि आप उनको अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में ले आइए और इससे क्या होगा कि वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी 2008 के तहत उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा और कुछ चीजों की सिक्योरिटी के अंदर वो आ जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये पिटीशन ने डिमांड भी की थी कि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में, जैसे जोमेटो में, स्विगी और आपका ओला और उबर है, इनमें से आप इन जैसे जो गिग वर्कर्स हैं इनको सपोर्ट मिलना चाहिए ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि चाइना ने चेंज क्या किया, चाइना ने क्या चेंज किया कि पब्लिक प्रेशर के चलते जो इन डिलीवरी फूड आइटम्स के जो जो ये हायरीज हैं, इनको जो है एक प्रैक्टिस एंड की जहां पे उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस के तहत काम करना पड़ता था, कि जो आप डिलीवरी कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है, ये किसी किसी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, इसको उन्होंने वेट कर दिया। इससे क्या हुआ, वो किसी कंपनी के रिजीम में आ गए और एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी बन गए। और इससे क्या होता था, इंडिपेंडेंस बिजनेस वहां होने से क्या था कि जो हमारे वहां के एम्प्लॉयर्स थे उनकी जिम्मेदारियां भी कम थी। अब जबकि ये टर्म हटा दिया गया, तो ये जो एम्प्लॉयज हैं सब एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी बन गए, तो कुछ तो उनको शेल्टर मिला। तो इससे क्या, और ये जो वर्कर्स हैं इनकी जो इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं कि कोविड के टाइम में जो हमारे घर में खाना डिलीवर करना, सामान डिलीवर करना, उस समय ने इन सबको इनविजिबल की जगह फ्रंट लाइन पे ले आए, क्योंकि ये सारे वर्कर्स, आप चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, ये सारे के सारे ये जो आप डिलीवरी बॉयज हैं, इन्होंने जगह जगह जाके खाना पहुंचाया, सर्विसेज प्रोवाइड करी और इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इस चीज को तो हम भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। तो ये जो आर्टिकल राइटर कह रहे हैं कि इंडिया को भी ऐसा कोई रिजीम लाना चाहिए जिससे उनको शेल्टर मिले। और सिचुएशन इज वास्टली डिफरेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या है कि कोई भी रिफॉर्म जो है वो डिलीवरी बॉयज पर नहीं, पब्लिक पर डिपेंड करता है। सर्वे चाहिए होते हैं उनको, साथ ही साथ जो डिलीवरी प्राइसेस है वो भी सरकार, जो भी जो है कंपनीज तय करती हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है वो पब्लिक के हाथ में है। तो हमें ऐसा कोई सिस्टम उनको मुहैया कराना चाहिए जिससे उनके बैकबोन स्ट्रांग हो, और उनका जो पर ऑर्डर चार्जेस हैं, जो पैसा वो कमा पाते हैं मुश्किल से, उसमें कुछ रिलैक्सेशन आ जाए और जो हमारे गिग वर्कर्स हैं इनको हम ऑटोनॉमी दे पाए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट सच अ नेगोशिएशन वॉज टेकिंग प्लेस। मतलब ये जो नेगोशिएशन हुआ था कुछ दिन पहले, वो कह रही हैं कि एक स्ट्राइक हुई थी जहां पर उनको एड्रेस करने के लिए यूनियन वर्कर्स ऑपरेशन मैनेजर ने उनको एड्रेस किया। ये पहली बार हुआ क्योंकि डिलीवरी बॉयज ने स्ट्राइक करी अपने पैसे को लेकर के, और साथ ही साथ जो PIL डाली गई थी वो भी एक बड़ा स्टेप है इसमें कुछ बड़ा काम करने के लिए। पर चाइना से हमको ये सीखना चाहिए कि हमें भी उन गिग वर्कर्स के लिए कोई बेटर टाइम फ्रेम या फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने अपने लेवल पे कमा सकें और अपना गुजर बसर चला सकें। साथ ही साथ इंडियंस कुड मेक एन एफर्ट to be better informed about the way platform works by seeking out delivery workers and asking about their work conditions and the pressure they face। मतलब हमको भी उन्हें समझना चाहिए। We will be there of price that a person who will only see a miniature bike
और ऑन आर एप्स पे फॉर आर कन्वीनियंस। तो वो कहते हैं कि हमको भी उनकी बेटर सिचुएशन को जानना चाहिए, उनके ऊपर जो प्रेशर उनके साथ होता है उसको समझना चाहिए, और साथ ही साथ जो उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट है उसके लिए कुछ एफर्ट करने चाहिए एज एन इंडियन, क्योंकि हम पब्लिक है, हम डिलीवरी लेते हैं सामान की, हमें उनको उनके जेस्चर को समझना चाहिए और सरकार को उनके लिए कोई स्टेप उठाने चाहिए। तो जो पीआईएल दाखिल हुई है ना 2021 वाली, ये एक रिमार्केबल स्टेप है जहां पे उनको अनऑर्गेनाइज वर्कर वाले सेक्शन में लाने की बात हुई है। ये जो चीज है ये मेंस के पर्पस इंपॉर्टेंट है कि अगर हम गिग वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में ले आएंगे और वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट में लाते हैं, तो उससे इनके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर ये आपको हेल्प करें आपकी प्रिपरेशन में, और आपके जो सारे जो एफर्ट जो अटेम्प्ट इस बार दे रहे हैं 2023 का, वो आपके लिए बहुत अच्छा जाए। तो आप इसके, और जो नहीं भी दे रहे हैं वो अपना बैकग्राउंड इसकी तैयारी, इसके आर्टिकल रीडिंग से अपना इन्हांस करें। और मिलते हैं आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर बाद।